Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today our topic is physical quantities जिनमें हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ को और वेक्टर क्वांटिटीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डिफ़ाइन कर लेते हैं व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब याद रखिएगा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ उन तमाम क्वांटिटीज़ को कहा जाता है फ़िज़िक्स में जिनको हम क्या कर सकते हैं जी, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, मैं इस मार्कर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर कर सकता हूँ। अगर मैं इस मार्कर को फेंकूँ तो मैं इस मार्कर की स्पीड और इसके एक्सेलरेशन को भी मेजर कर सकता हूँ। इसका मतलब ये तमाम क्वांटिटीज़ जो मैंने बोली, ये तमाम क्या हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ टोटल दो टाइप्स के अंदर डिवाइड की जाती हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज़ और कुछ क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। भाई बेसिक डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में बेसिक डिफरेंस ये है कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जिन क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको स्केलर क्वांटिटीज़ बोला जाता है और जिनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़। देखेंगे डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी कि these are quantities which require magnitude and unit for their complete description। ठीक है जी, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वो क्वांटिटीज़ हैं विच रिक्वायर टू मेन थिंग्स। वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज़ ए यूनिट। ठीक है, अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल क्या हो जाएगी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ की फर्स्ट एग्जांपल आपकी है जी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना हो कि भी मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके कहीं गया हूँ, ठीक है, और मुझे बताना हो कि मैंने कितना फासला ट्रैवल किया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है जी, फासला। तो फासले को बताने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक जगह से दूसरी जगह 15 किलोमीटर दूर गया हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा जी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह मैंने कितना फासला तय किया, 15 किलोमीटर्स फासला तय किया। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 15 और साथ आ जाएगा क्या, किलोमीटर। ठीक है, अब देखें इस 15 किलोमीटर के अंदर ये 15 क्या कहलाता है, 15 है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है कि भाई जी नंबर कितना है, उस कितने को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो 15 क्या हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो किलोमीटर है, ये किलोमीटर होता है यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस को इस तरह से लिखा जा सकता है, इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर 15 डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और किलोमीटर क्या है, इसका प्रॉपर यूनिट है। अच्छा, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करूं या अगर कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखी जाए किसकी जी, स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो उसमें आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के अलावा हम मास कह सकते हैं। अगर मास की जो है वो थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं कि मास क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, उससे कुछ शुगर परचेज़ करता हूँ। ठीक है, शुगर दुकानदार मुझे देता है और क्या करता है, शुगर का सबसे पहले मास मालूम करता है। मैथ्स में अगर फ़र्ज़ करो वो मालूम करके मुझे देता है कि जी मैंने शुगर परचेज़ की 2 किलोग्राम, तो मुझे 2 किलोग्राम चीनी दे देता है। ठीक है, लेकिन
जो 2 किलोग्राम अगर मैं किसी से परचेज़ करता हूँ चीनी, तो ये मेरा क्या है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, मज़ीद मुझे मालूमात देने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 2 किलोग्राम चीनी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रूम का कोई टेम्परेचर है, तो मैं किसी से टेम्परेचर की बात पूछ लेता हूँ कि भाई टेम्परेचर कितना रूम का, तो वो बोलता है जी मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद मैं ये नहीं पूछ सकता कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड किस डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि ये मेरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम सबको पता है कि टेम्परेचर है, चाहे मास है, चाहे डिस्टेंस है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। मास को किलोग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो मास को किलोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह तीसरी जो इसकी एग्जांपल आ जाएगी यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ की, वो है क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर ETC। ETC क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये जो 3 मैंने आपके सामने लिखी हैं यही स्केलर क्वांटिटीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर आपके पास मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है जी, और बहुत सारी हैं। अब अगर बात की कर ली जाए वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखो, वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्केलर के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, मैग्नीट्यूड और यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। देख लेते हैं 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि दीज आर द क्वांटिटीज़, दीज आर द quantities which require magnitude, unit, and most importantly direction for their complete description, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हुई, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके लिए रिक्वायर होती है 3 चीज़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैग्नीट्यूड, एक प्रॉपर यूनिट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन। तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल में इसकी आ जाएगी क्या, फॉर एग्जांपल फोर्स, ठीक है। अब फोर्स को अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो, कैसे करूँगा कि जी फोर्स है, अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक चीज़ पर, एक ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया, फोर्स लगाई, और फोर्स कितनी है, मान लीजिए कि कितनी है जी, 10 न्यूटन की फोर्स है। अब अगर मैं कहता हूँ कि फ़ोर्स मैंने अप्लाई की है और 10 न्यूटन है, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो अब सवाल आ जाएगा कि 10 न्यूटन की फोर्स तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। कहते हैं जी, अगर मैं कह देता हूँ कि जी 30 डिग्री नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स है 30 डिग्री नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब देखें इसके अंदर ये जो 10 है, यहाँ पर ये 10 कहलाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये न्यूटन क्या है जी, इसका प्रॉपर यूनिट है, ठीक है। और ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये जाहिर कर रहा है किसको, डायरेक्शन को। किसको जाहिर कर रहा है जी, डायरेक्शन को। तो एक वेक्टर के अंदर 3 चीज़ें, मैग्नीट्यूड, यूनिट और एक डायरेक्शन, ये क्या कहलाएगा, मेरे पास वेक्टर कहलाएगा। बात कर लेते हैं वेक्टर की मज़ीद कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसे फोर्स होगी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करें हम अगर एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर कहूँ तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है,
एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आ गए, ये इसकी क्या कहते हैं स्केलर की एग्जांपल्स, और ये आपके पास क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स है। ठीक है, आप अगर इनको उतारना चाहते हैं डेफिनेशंस को तो आप उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इस बोर्ड को क्या करने लगा हूँ, अब मिटाने लगा हूँ। ठीक है, आगे मेरा काम क्या होगा, आगे मेरा काम है वेक्टर क्वांटिटीज़ की मज़ीद डिटेल, वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है हमने, सिंबॉलिकली भी और ग्राफिकली भी। ठीक है, आप इसको चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगली हेडिंग बन जाएगी जी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अब याद रखिएगा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेक्टर का इजहार हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें वेक्टर का इजहार करना हो पेपर के ऊपर तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वेक्टर को नाम देना होगा। ठीक है, तो वेक्टर का नाम देने के लिए, या अगर इसकी प्रॉपर हेडिंग बनाऊं तो इसकी हेडिंग बन जाती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वर्ड सिंबल, सिंबल का मतलब होता है अलामत, और ये वर्ड सिंबॉलिक किससे निकला है, सिंबल से निकला है। मैं इधर लिख देता हूँ कि जी ये सिंबॉलिक वर्ड निकला है सिंबल से, और सिंबल का मतलब होता है जी अलामत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने वेक्टर को कोई ना कोई अलामत देनी है, उसको सिंबल देना है। अब वेक्टर को नाम देना है, नाम देने के लिए आप क्या करेंगे, आप वेक्टर को नाम देने के लिए कोई भी ABC के अंदर से कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो बड़ी ABC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और छोटी ABC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि वेक्टर के इजहार के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेक्टर को नाम देने के लिए ABC to Z यहाँ से, यानी कि बड़ी ABC के अंदर से कोई भी जो है वो अल्फ़ाबेट को, कोई भी लेटर को उठा लें, या ABC अप टू Z छोटी ABC के अंदर से कोई भी लेटर को उठा लें। ठीक है, लेकिन आपने वेक्टर को सिंबल देने के लिए इस लेटर को, फॉर एग्जांपल मैं B कंसिडर करता हूँ, इस B को एज इट इज़ नहीं लिखना। इसके लिए कुछ जो है ना वो शराइत है। क्या, पहली चीज़, अगर आपने वेक्टर को सिंबल देना है, नाम देना है, तो आपने क्या करना है, लेटर को बोल्ड कर देना है। पहली बात, यूज बोल्ड फेस लेटर्स, बोल्ड फेस लेटर्स। ठीक है, अब बोल्ड फेस लेटर कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये बी है, तो इस बी को एज इट इज़ आपने नहीं लिखना। कैसे लिखना है, इस बी को कुछ इस तरह लिखना है कि ये आपने बी लिखा और इस बी को बोल्ड कर दें। बोल्ड करने का मतलब मोटे हरूफ के अंदर लिखें। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोटे हरूफ में लिखने के लिए इस बी को आप मार्कर से लिख दें, जस्ट, यानी कि ये बी लिखें, इस बी को आप मार्कर से लिखते हैं, तो मार्कर से ऑब्वियसली आपसे क्या लिखा जाएगा, बोल्ड लिखा जाएगा। ठीक है, पहला तो तरीका ये है कि आप बोल्ड लेटर का इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जी आप एरो हेड का इस्तेमाल करें। एरो हेड ऑन टॉप ऑफ लेटर। ठीक है, कैसे, कि आपने यूं बी लिखा तो वेक्टर के इजहार के लिए, क्योंकि वेक्टर की कोई प्रॉपर डायरेक्शन होती है,
और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एरो हेड डाल देंगे लेटर के टॉप के ऊपर। ये तरीका होगा इसका वेक्टर को सिंबल देने का। ठीक है, एक और भी तरीका है कि आप वेक्टर को सिंबल देने के लिए सिंपल बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि तीसरा तरीका वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ बार, बार का इस्तेमाल करें। यानी कि आप इस तरह से बी लिखें और बी के ऊपर बार लगा दें, सिंपल लाइन लगा दें। तो ये तरीका और ये तरीका है वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जी वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। वेक्टर को हमने पेपर के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है, बोर्ड के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हेडिंग दे लेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वेक्टर के पास क्या है, हमने देखा दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं मेन, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। अब देखें, इधर मैं लिख देता हूँ कि वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उस एरो की टेल रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होगी, वेक्टर की टेल से रिप्रेजेंट होगी। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस एरो का हेड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, क्या इस्तेमाल करेंगे जी, हेड इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए टेल और डायरेक्शन के लिए हेड। मैंने आपको बोला वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड टेल डायरेक्शन हेड। अब देखें सिंपल एरो ड्रॉ कर दें, ये एरो। ठीक है, इसके अंदर निशानदेही करें, ये होती है इस वेक्टर की टेल और ये है हेड। तो इधर कह देते हैं हम कि जी ये कहलाती है वेक्टर की टेल और ये कहलाता है वेक्टर का हेड। ठीक है, अब ज़रा देखें इस टेल को बनाने के लिए ये टेल जाहिर करती है टेल की लंबाई, टेल की लेंथ जाहिर करती है किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। फॉर एग्जांपल, और इसके लिए टेल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉपर स्केल डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे जी, प्रॉपर स्केल। अब स्केल क्या होता है देखें, स्केल जी, स्केल वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के अंदर बहुत अहमियत रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाना हो, और आप सब जानते हैं मैट्रिक में पढ़ के आए हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं दो पॉइंट्स डिस्क्राइब कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। मान लीजिए दो शहरों के दरमियान का फासला है। ठीक है, मैंने कहाँ से, मुल्तान से, ठीक है, जाना है लाहौर तक। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान, मुल्तान से लाहौर तक जाने में जो दरमियान में फ़ासला है मेरे पास, वो कितना है, मान लीजिए 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का फासला है। अब ये जो 500 किलोमीटर है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर पे इतनी जगह ही नहीं है। 500 किलोमीटर इज़ अ वेरी मच डिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फासला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्केल डिस्क्राइब करूँगा। और वो स्केल कैसे होगा, मैं कह देता हूँ पेपर पे, यानी कि वेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैं कहता हूँ कि जी एक वेक्टर मैंने बनाना है जिसके अंदर पेपर पे लगाई गई हर 1 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 100 किलोमीटर को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास स्केल हो जाएगा। पेपर पे लगाई गई हर 1 सेंटीमीटर की लाइन बराबर है 100 किलोमीटर के। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 500 किलोमीटर के फासले के इजहार के लिए
मुझे पेपर पर कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर है 100 किलोमीटर के बराबर, तो फिर 500 किलोमीटर के बराबर होगी 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, अब मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ कि जी ये मेरे पास लाइन ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर की ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मुल्तान से लाहौर तक के फासले को, और डायरेक्शन चूँकि मैं मुल्तान से लाहौर जा रहा हूँ तो मैंने डायरेक्शन को इस तरह से मुल्तान से लाहौर की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये है वेक्टर के इजहार के लिए उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया जी। इसके बाद डिस्क्राइब करते हैं जी क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हेडिंग दे लेते हैं, व्हाट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक और नाम भी होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो आप इसे उतार लीजिए। ये देखिए, वीडियो को पॉज करेंगे और इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कोई भी और तरीका जो आपके पास है। ठीक है, मैं इसे मिटाने लगा हूँ, रेज करने लगा हूँ। हाँ जी, अगली हेडिंग दे लेते हैं किसकी जी, अगली हेडिंग आ जाएगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसका दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेते हैं। अब व्हाट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट शुरू होता है जी नंबर लाइन से। छोटी क्लासेस के अंदर आप नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होंगे। नंबर लाइन क्या होती है, देखो जी, नंबर लाइन सिंपली एक लाइन होती है। ये लें जी, ये क्या है, ये लाइन, ऐसी लाइन जिसकी दोनों तरफ में एरो हेड हों जो रिप्रेजेंट कर रहे हों कि ये लाइन अभी ख़त्म नहीं हुई, ये लाइन अभी चल रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, मैथ के अंदर पढ़ी होगी। ठीक है, इस नंबर लाइन के एन सेंटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, 0 पॉइंट होता है। नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पर आप सबको पता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या होते हैं जी, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब ऐसी नंबर लाइन सुनिएगा, ऐसी नंबर लाइन जो ज़मीन के क्या हो, पैरेलल हो। नंबर लाइन ज़मीन के पैरेलल हो, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये है एक्स एक्सिस। ज़मीन के पैरेलल होगी और क्या होगी, ज़मीन के पैरेलल हो तो हम उसे हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल को एक और नाम दिया जा सकता है एक्स एक्सिस का। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस 0 से राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर रखती है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर रखती है। ठीक है, तो जो नेगेटिव साइड है उसे हम कह देते हैं कि ये एक्स डैश एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स डैश। अब आपने इमेजिन करना है एक और नंबर लाइन को, लेकिन जो दूसरी नंबर लाइन है उसको आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल इमेजिन नहीं करना, उसको आपने इमेजिन करना है वर्टिकली। अब वर्टिकली भी इसी मैनर के अंदर इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, सेम नंबर लाइन, मैं इसे उठा के ऐसे बना देता हूँ, जरा देखिएगा। ये है मेरे पास क्या, एक ऐसा एक्सिस जो कि ज़मीन के बिल्कुल क्या है, वर्टिकल है। ये क्या था, ज़मीन के पैरेलल था, ये ज़मीन के वर्टिकल। इस एक्सिस को
जो ज़मीन के साथ क्या हो, वर्टिकल हो, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं जी? वाई एक्सिस है क्या? वही नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? 0 पॉइंट होता है। अब याद रखिएगा, एक्स एक्सिस के सेंटर पॉइंट 0, वाई एक्सिस का भी सेंटर पॉइंट 0। एक्स एक्सिस राइट साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि वाई एक्सिस आपका ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स रखता होगा। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन, दिस लाइन हैज़ नो लिमिट, ये आगे जा रही है, ठीक है। और वाई एक्सिस नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स रखता होगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये जो दो नंबर लाइन का सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम बोलते हैं क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन वाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कौन सा एंगल बना रहे जी? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमारे पास बन गया जी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने वेक्टर को किस तरह डिफाइन करना है, याद रखिएगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर की टिप का एड्रेस होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, वेक्टर को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है किसके अंदर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? वेक्टर की टिप के कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स को एक और नाम मैं दे सकता हूँ। कोऑर्डिनेट्स को कहा जा सकता है एड्रेस। क्या कहा जा सकता है जी? एड्रेस। यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि वेक्टर की टिप कहाँ पर लाई करती है। फॉर एग्जांपल, मैं कोऑर्डिनेट्स को कुछ इस तरह लिखता हूँ कि एक वेक्टर है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए एंड बी। इस ए और बी, ये है वेक्टर के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर की टिप का पता, वेक्टर की टिप का एड्रेस, जिसके अंदर ये ए रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की टिप का कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस और बी रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर मेरे पास कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिखे हों 2 3, अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में शुरुआत ओरिजिन से करनी है। हाँ जी, ओरिजिन देखो, ओरिजिन क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस भी 0 हो और वाई एक्सिस भी 0 हो, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे जी? ओरिजिन बोलेंगे। अब आपके सामने है ये वेक्टर का पता, वेक्टर का एड्रेस 2 3। इसका क्या मतलब होगा कि आप वेक्टर की टिप तक पहुंच जाएंगे अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट्स ट्रैवल करें और वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स ट्रैवल करें। अब देखें किस तरह मैं करूँगा। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करूँ तो 0 से शुरू होगा, ये 1 यूनिट एंड ये 2 यूनिट। 2 यूनिट में कहाँ ट्रैवल किया? एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में मुझे कितने ट्रैवल करना है? 3 यूनिट्स, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। अब देखो, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वाई एक्सिस से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ज़रा देखना, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दोनों परपेंडिकुलर्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये होगी वेक्टर की टिप। वेक्टर शुरू कहाँ से हो रहा है जी? वेक्टर याद रखिएगा शुरू होता है ओरिजिन से। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वो है कुछ ये वाला, ठीक है। अब इसकी पॉइंट P, इसको मैं नाम देते तो पॉइंट P, और ये पॉइंट P मेरे पास क्या है? 2 3, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं।
कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया क्या होता है, एड्रेस होता है। ये तो हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर का एड्रेस। अब मेरे पास एक और सिस्टम भी होता है जिसको मैं बोलता हूँ स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या है, फ़र्क क्या है यही बिल्कुल, लेकिन हमने एक एक्सिस का और इजाफा कर देना, यानी कि ये एक्स एंड वाई एक्सिस है। चलें इसको आप नोट कर लीजिए, मैं उसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, देखें। इसकी हेडिंग बन जाएगी स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर याद रखिएगा हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। 2 मैंने आपके सामने बना दिए कि जी अगर ऐसी लाइन होगी पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, ये होगी आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी अर्थ सरफेस से, ये कहलाएगी वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक और एक्सिस आपने क्या करना है इसके अंदर डिस्क्राइब करना है। आपने देखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर आपने एक और एक्सिस को डिस्क्राइब करना है, वो एक्सिस कहलाता है जेड एक्सिस। अब जी कहाँ पर बना है जेड एक्सिस? याद रखिएगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन कुछ यूँ बनेगी, ये वाली, आउटवर्ड टू द बोर्ड, बोर्ड से आगे की तरफ। और इसी तरह जेड एक्सिस बोर्ड से आगे की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, बोर्ड से पीछे की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि एक्स एक्सिस सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। इसी तरह जेड एक्सिस मेरी तरफ आउटवर्ड टू द बोर्ड क्या है, पॉजिटिव कहलाएगा, पीछे बोर्ड के नेगेटिव कहलाएगा। अब भाई ड्रॉ कैसे करें, मेरे पास कोई ऐसा पेन तो है नहीं जो इस तरह से हवा के अंदर इसको ड्रॉ कर दे, स्पेस के अंदर ड्रॉ कर दे। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जी ये। अब आपने इसको ऐसे इमेजिन नहीं करना जिस तरह ये फिगर बनी हुई है, याद रखना आपने इसको ऐसे इमेजिन करना है कि ये 90 डिग्री पर है, किससे, वाई एक्सिस से, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किससे, वाई एक्सिस से। इसी तरह ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किससे, एक्स एक्सिस से। इधर भी ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है जी, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से आपने इसको क्या करना है, इमेजिन करना है। यानी कि ये जो जेड एक्सिस है क्या, ये ऐसे मैं बना नहीं सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन आपने इमेजिन कैसे करना है कि ये एक्स और वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है और दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो इसको मैं जाहिर करूँगा जेड एक्सिस से, इसको मैं क्या बोलूँगा जी, जेड एक्सिस। और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, जेड डैश एक्सिस। वाई, क्योंकि मैंने आपको बोला जेड एक्सिस मेरी तरफ तो क्या है, पॉजिटिव होगा, मेरे से पीछे की तरफ या बोर्ड से पीछे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जेड डैश एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई डैश एक्सिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वी से दिस एज एक्स डैश एक्सिस। क्लियर हो गया। अब स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हमें एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, याद रखना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सिस ही 2 थे। अब अगर मेरे पास एक्सिस टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, एक्स वाई और जेड। तो इसलिए आपके स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चेंजमेंट करनी है कि आपके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ए बी एंड सी। ये लो, जिसमें ए रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, बी रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को और सी किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, वेक्टर के टिप के एड्रेस जो कि होगा किसके ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूँ कि ये जो है जेड एक्सिस के ऊपर क्या है, अगेन इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब वेक्टर कैसे बनाऊँ जी, स्पेस के अंदर मुझे वेक्टर बनाना है, एक्स एक्सिस के अंदर 2 यूनिट्स, वाई एक्सिस के अंदर 3 यूनिट्स एंड जेड एक्सिस के अंदर 2 यूनिट्स। देखो ज़रा कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यूनिट्स डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि जी ये 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पर 1
2 3 4 एंड 5। ये एक्स एक्सिस में लिख दिया, ये मैंने वाई एक्सिस में। अब जेड एक्सिस में इसी तरह नंबर 2 1 2 3 4, इधर 1 फिर 2 फिर 3 एंड इधर 4। अब जी वेक्टर की टिप क्या कह रही है? वेक्टर की टिप कह रही है कि जी 2 एक्स एक्सिस के अंदर, 3 वाई एक्सिस के अंदर एंड 2 अगेन जेड एक्सिस के अंदर। अब देखो वेक्टर कहाँ पे बनेगा। सबसे पहले 2 यूनिट्स चलना है आपने एक्स एक्सिस के अंदर। ये लो जी 2 यूनिट्स आप यहाँ से चले, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है, याद रखना। ओरिजिन कौन सा वाला पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। ओरिजिन से शुरू हुए 2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। अब देखो मैं अपने एक प्लेन के अंदर, ये है प्लेन एक्स एंड वाई, इसके अंदर से मुझे अब बाहर को आना होगा, क्योंकि देखो 2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, मैं पहुंच गया इस पॉइंट पर। लेकिन वेक्टर की टिप इस पॉइंट पर नहीं है, वेक्टर की टिप जेड एक्सिस के अंदर भी है, यानी कि मुझे आगे की तरफ भी जाना पड़ेगा। आगे की तरफ कितना होगा? 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। तो मेरे पास अब ज़रा इमेजिन करो कि वेक्टर की टिप कहीं यहाँ पर आकर बनेगी, इस जगह पर आकर। ठीक है, तो अब देखो मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने वेक्टर ड्रॉ किया। अब आपने इसको इमेजिन कैसे करना है कि इसका कुछ पोर्शन यहाँ से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को, और ये जो है यहाँ पर 2 को जेड एक्सिस को भी टच कर रहा है, यानी कि ये बोर्ड से आउटवर्ड है। ये वेक्टर कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, इस तरह से बोर्ड से आगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब जिस तरह हमारे वेक्टर के 3 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस वेक्टर के 3 एंगल्स भी बनते हैं। ठीक है, अब देखो 3 एंगल्स किस तरह बनेंगे। एक वो एंगल होगा जो कहाँ से बन रहा होगा? एक्स एक्सिस से बन रहा होगा। ये वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा? अल्फ़ा कहलाएगा। वेक्टर का वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल बीटा कहलाएगा, और वेक्टर का जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल गैमा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके अंदर वेक्टर का एंगल किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? देखो आपके सामने मैं इधर बना देता हूँ कि अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया? वेक्टर डिस्क्राइब कर लिया, ये वेक्टर आपने बना दिया। ठीक है, अब इसका एंगल किस तरह डिस्क्राइब करोगे कि ये एंगल कितना बना रहा है? याद रखना एंगल मेजर किया जाता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये अगर आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है, तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने देखना होता है वेक्टर का एंगल, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपको क्या देखना है कि वेक्टर कितना एंगल बना रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पहले वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर आपको क्या देखना है? एंगल देखना है, तो फिर आप क्या करोगे? एंगल देखोगे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को याद रखना हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। रेफरेंस लाइन क्यों रेफरेंस लाइन बोलते हैं? क्योंकि इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या देखना होता है? एंगल थीटा को देखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर एंगल मेंशन करें स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो याद रखना आपके पास एक्स एक्सिस से वेक्टर के बनने वाले एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? अल्फ़ा से। वाई एक्सिस से बनने वाले एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और जेड एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम गैमा से। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 एड्रेसेस, पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस। ठीक है, एक एंगल थीटा जिसको हम मेजर करते हैं कहाँ से? रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन कौन सी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होगा हमारे पास एंगल थीटा। ठीक है, अगर वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टोटल एंगल देखना है, ये थीटा है। ठीक है, अगर वेक्टर आपका यहाँ पर बन रहा है तो अगेन इसी से एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल आपके पास थीटा होगा। क्लियर हो गया? तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 कोऑर्डिनेट्स और एक एंगल। स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में
3 कोऑर्डिनेट्स और 3 ही आपके क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे। वो एंगल जो एक्स एक्सिस से वेक्टर बना रहा हो उसे अल्फ़ा, वाई एक्सिस से बनने वाले को बीटा और जेड एक्सिस से बनने वाले एंगल को गैमा बोलते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को, वेक्टर की टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी कर लिया। अगला हमारा लेक्चर क्या होगा, अगला हमारे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि वेक्टर्स के किस तरह से हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं एंड व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।